सो इसमें क्या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से सिर्फ अप्लाई करेंगे या फिर से फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का या किसी और डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स कर सकते नहीं हैं? नहीं, ये सारे डिपार्टमेंट उस ड्यूरेशन तो ये स्कॉलरशिप ओपन कब होती है, मींस विच मंथ ऑफ ईयर और समथिंग? Actually- तो आप 2 दिन बाद आप जा रहे हो बस। तो अलविदा कहना है अब आईटी जोधपुर को। हाँ, बस अलविदा का टाइम है। मुझे भी ऐसे रैंडम मतलब चेक करते हुए ही पता चला, क्योंकि हाँ। मतलब से मैंने किसी सोशल मीडिया साइट पे देखा था इसके बारे में कि ऐसे इन शास्त्री फेलोशिप हो गई, देन यूके के लिए न्यूटन भाभा फेलोशिप है, हाँ, हाँ। और यूएस के लिए नेहरू फुलब्राइट है, देन आई थिंक फ्रांस के लिए रमन चरपक है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कॉमनवेल्थ फेलोशिप है। तो इस वक्त नोटिफिकेशन आ गई, हाँ। अगले नेक्स्ट 15 डेज में मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आ गई और एक कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके पास 1 से 2 अच्छे रिसर्च पेपर है, नॉट लाइक 5-6 हैं, और 2 अच्छे रिसर्च पेपर है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, तो वेदर ही शुड अप्लाई, और या फिर से एक माइंड में चलता है अरे यार 10 लोग को सिलेक्शन होना है, मेरा क्या ही होगा, जैसे जनरल मेरे माइंड में भी ऐसी चीजें चलती बिल्कुल हैं। नहीं। तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नंबर अच्छा वारिस भाई, फिर जैसे आपने ये सब स्कॉलरशिप ली वहाँ पे एज अ OVDF कैंडिडेट आप गए वहाँ पे, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? जैसे जो डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ का जैसे जो ग्रुप है जिसमें आप गए हैं, हाँ। अगर उनके पास में फंडिंग है, आपका वर्क उनको पसंद आता है, उनके पास पोजीशन है, तो लोगों को वहाँ पर भी पोस्ट डॉक मिल जा रही है। ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिराज अहमद वासी एंड आई एम अ PhD स्कॉलर एट IIT जोधपुर। एंड आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, स्पेशली फॉर द PhD स्कॉलर्स, फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स, because today we have a wonderful guest with me, Waris Nawaz Khan bhai, and he's my senior from this particular department and he's my mentor also. So इससे पहले कि मैं इनको वेलकम करूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ होता ही है कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल होता है तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सीनियर से टच में आ जाओ जो कि उसी फील्ड में हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई आगे प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। क्यों वारिस भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हेल्प होती है। तो जब मैं यहाँ पे IIT जोधपुर में मैंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त जब मेरे फैकल्टी एडवाइज़र ने मुझसे कहा कि मिराज एक ये पेपर लो और इसमें से ना 4 से 5 लाइन का एक यू हैव टू राइट अ कंसाइज समरी ऑफ इट, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त। वारिस भाई जस्ट सिटिंग, इनका जो सिटिंग स्पेस है मेरे सिटिंग स्पेस के बगल में ही है। देन आई वेंट टू हिम और इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी एंड उसके बाद से ये कनाडा चले गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम और पूछते हैं कि ये जो सब स्कॉलरशिप होती है वो क्या होती है, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए अप्लाई करना होता है तो वो कैसे करते हैं। सो वारिस भाई, वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू एंड लाइक हेलो टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, आपके जो भी व्यूअर्स हैं। काफ़ी अच्छा चैनल है, मैं काफ़ी टाइम से देख भी रहा हूँ, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच अ गुड चैनल। सो वारिस भाई, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में ऑडियंस को आप दे दो। मैंने अभी जस्ट इसी मंथ यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT जोधपुर से अपनी PhD कंप्लीट किया है, और मैं बीच में ऑलमोस्ट 9 मंथ के अराउंड में SERB OVDF फेलोशिप से कनाडा में था, और अब आफ्टर द डिफेंस ऑफ माय थीसिस जो अभी मैंने जस्ट कंप्लीट हुआ है, मैं वापस पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप पे वापस कनाडा ही जा रहा हूँ। ओके, सो मुबारक हो उसके लिए। सो वारिस भाई, सबसे पहले ये सब की जो OVDF स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, क्या है ये? व्हाट इज दिस सब OVDF? ये बेसिकली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसकी एक स्कीम है ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप, OVDF जिसको हम बोलते हैं। इसमें इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इन्होंने टाई अप कर रखा है, जिसमें आपके PhD के ड्यूरेशन में अ पार्ट ऑफ आपका जो डॉक्टरल थीसिस वर्क है वो करने के लिए गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करती है इन दोनों यूनिवर्सिटीज में। ओके, और अराउंड 10 पोजीशंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में एंड 25 पोजीशंस हैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, तो आप अ पार्ट ऑफ योर थीसिस वहां पर कैरी आउट कर सकते हैं। तो आपको अपना थीसिस का पार्ट ही वहाँ पे अप्लाई, हाँ, वही कंटिन्यू आइडियली आप उसी पार्ट को वहां पर, एक पार्ट को वहां पर आप जाकर के कंप्लीट करते हैं। तो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? जो कोई भी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स PhD में एनरोल्ड है, वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के जो PhD स्कॉलर्स हैं वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं पैन इंडिया। तो क्या ये सिर्फ IITians के लिए है या NIT या सब सर कोई अप्लाई कर सकता है? नहीं, ये ओपन टू ऑल है। इनफैक्ट जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स थे जो नॉन IIT इंस्टीट्यूट से थे, नॉन NIT इंस्टीट्यूट से थे, तो उनको भी ये फेलोशिप मिली थी।
तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है IIT NIT का, इट्स ओपन टू ऑल। सो इसमें क्या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिर्फ अप्लाई करेंगे या फिर से फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का या किसी और डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं? नहीं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जो भी डिपार्टमेंट्स उन दोनों यूनिवर्सिटीज में जो आपकी वहाँ की होस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, अल्बर्टा एंड पर्ड्यू, जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पर हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मास्टर्स या PhD कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं के भी स्टूडेंट हो इंडिया के और किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी डिपार्टमेंट के, मीन्स कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कोई फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सो ही कैन अप्लाई। कर सकते हैं। ओके, तो इसके जो अप्लाई करने के लिए, जैसे अगर किसी ने PhD कंप्लीट कर ली है, तो क्या पोस्ट PhD स्टूडेंट्स भी? नहीं, आपको किसी इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में उस टाइम पे एज अ PhD स्टूडेंट रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ईयर में जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं करते हैं, तो आइडियली आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं माने जाते हैं। तो पोस्ट दैट पीरियड अंटिल यू हैव कंप्लीटेड योर PhD, उस ड्यूरेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन, तो ये स्कॉलरशिप ओपन कब होती है, मींस व्हिच मंथ ऑफ ईयर और समथिंग? एक्चुअली इसका कोई फिक्स मंथ नहीं है, इनकी कॉल निकलती है, और जब इनकी कॉल निकलती है तो वेरी करती है, कभी जून में निकलती है, हमारे टाइम में दिसंबर में निकली थी। तो ये यूजुअली 2 मंथ्स का टाइम देते हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, तो यह स्टूडेंट्स को पता कैसे चलेगा, जो व्यूअर इसे देख रहे हैं, तो आइडियल क्या मींस उनको दे हैव टू सर्च फॉर इट? और एक्चुअली अभी तो SCRP काफी एडवर्टाइजमेंट भी करता है इसका अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और कुछ ऐसे डिस्कशन फोरम्स भी हैं सोशल मीडिया साइट्स पे जहाँ पे इस तरह की फेलोशिप्स का वो होता है। अल्टरनेटिवली वो चाहें तो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे SCRP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, स्कीम्स जहाँ पर आती हैं उनको उसको चेक कर सकते हैं, मींस एवरी 15 डेज और समथिंग। तो आप ये बताइए, आपको कैसे पता चला था? मुझे भी ऐसे रैंडम मतलब चेक करते हुए ही पता चला, क्योंकि मतलब से मैंने किसी सोशल मीडिया साइट पे देखा था इसके बारे में कि ऐसे ऐसे कॉल निकली है। फिर जब उसको सर की वेबसाइट पे देखा गया तो ज्यादा डिटेल में पता चला, तो वहाँ से सारा प्रोसीजर वगैरह। तो सर इसका जैसे प्रोसीजर क्या है, मींस हाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है, वी होस्ट प्रोफेसर, होस्ट इंस्टीट्यूट, जैसे आपने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी बताया एंड द सेकंड वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, तो प्रोसीजर क्या है फिर इसमें? प्रोसीजर इसमें ये है कि सबसे पहले आपको अपने जो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक होस्ट प्रोफेसर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप उसको कांटेक्ट करते हैं, उससे आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेते हैं कि वो आपको होस्ट करने के लिए, आपकी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ओके, उसके बाद फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें होस्ट सुपरवाइजर की CV है, होम सुपरवाइजर की डिटेल्स हैं, आपकी अपनी प्रोफाइल है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से अप्रूवल है, एंड आपका रिसर्च प्रपोजल है, उसके साथ में आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं। ओके, जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा को आपने अप्लाई किया, तो वो प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ स्क्रीनिंग करने के बाद में कैंडिडेट्स की लिस्ट भेज देते हैं SCRP को। राइट, और SCRP उसमें से जैसे 10 स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन उनके मार्किंग क्राइटेरिया से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको वो फंडिंग करेंगे। तो 10 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के लिए और 25 स्टूडेंट्स को पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, आपने अभी फंडिंग का जिक्र किया, तो कितना है फेलोशिप अमाउंट है? इनका जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो है $2000 इंडियन करेंसी में? इंडियन करेंसी में समवेयर अराउंड 1.5 लाख पर मंथ। ओह, दैट्स वंडरफुल। हाँ, तो आप कनाडा में अगर जाते हैं तो समथिंग अराउंड 2600 कैनेडियन डॉलर हो जाता है वो, और US में तो आपको US डॉलर में ही मिलेगा, तो वो $2000। अच्छा वारिस भाई, अभी आपने कहा कि जैसे यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर होस्ट इंस्टीट्यूट एज वेल एज प्रोफेसर, तो उस प्रोफेसर को मीन्स कॉन्टैक्ट करने के, जैसे आपने अपना डोमेन देख लिया कि फॉर एग्जांपल आपको वाटर ट्रीटमेंट में जाना है, आपको वेल्डिंग फील्ड में जाना है, तो उसको अप्रोच कैसे करें? एक आइडियल सिचुएशन जैसे आपने किया होगा तो माइट भी आपको कुछ रिजेक्शंस भी मिले होंगे या फिर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो एज ए स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता, तो एक आइडियल तरीका क्या होता है उसका, आपको पता है? सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्टली आपके फील्ड ऑफ रिसर्च में कौन सा प्रोफेसर, कौन सा फैकल्टी है जो काम कर रही है, बिकॉज मैचिंग ऑफ रिसर्च एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपको उसको आप एक प्रॉपर ईमेल लिखें जिसमें आप अपनी प्रोफाइल, अपनी CV ज्यादा बड़ी नहीं, मैक्सिमम 2 पेज की एक अटैच करें बहुत ही ब्रीफ में, और आप उसको अपनी विलिंगनेस दिखाएं कि आप उसके अंडर में क्यों काम करना चाहते हैं, क्यों उसका एरिया आपके एरिया से कितना क्लोजली मैच करता है, एंड यू हैव टू लाइक गिव हिम एन आइडिया अबाउट दिस फेलोशिप कि आप फंडिंग के लिए इस फेलोशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि उसको ये ना रहे कि फंडिंग का बर्डन उसके ऊपर आना है। ओके, हाँ, क्योंकि और सिंस अभी 3 बार लोग इसमें जा चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स वहाँ के भी ऑलरेडी नो अबाउट दिस फेलोशिप। तो अगर आप उनको भेजते हैं कि इस फेलोशिप के थ्रू, तो दे आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद इट। ओके, अच्छा वारिस भाई, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो जब आपने मान लीजिए होस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, होस्ट प्रोफेसर कर लिया, तो जब आपने जो कुछ की फैक्टर्स होते होंगे ना,
जैसे अच्छा इसका इंटरव्यू भी तो लेते होंगे लोग? इंटरव्यू नहीं है? इंटरव्यू अगर आपका होस्ट प्रोफेसर चाहेगा हाँ। तो वो आपको होस्ट लेटर देने से पहले लेगा, अदरवाइज SER भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। ओके, मीन्स अगर प्रोफेसर वहाँ का रेडी हो जाए। बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो आपको होस्ट लेटर, उनके पास में 3 लोग 4 लोगों ने अप्रोच किया हाँ, लेटर के लिए, हाँ। तो वो फिर एक इंटरव्यू रखते हैं। ओके। उसमें इंटरव्यू रखने के बाद फिर वो हाँ, उसमें हाँ। जो बेस्ट उनको लगता है वो हाँ। उसको शॉर्टलिस्ट करके और वो उसको जो है फिर वो उसको देते हैं होस्ट लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो जो की फैक्टर्स है क्या मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में, जैसे रिसर्च पेपर्स आपके पास होने ही चाहिए हाँ, कुछ? मतलब एटलीस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफाइल है, लेवल ऑफ प्रोफाइल, जो कि जिससे कि हाँ, आप वहाँ पे कम्पीट कर सके बाकी लोगों से, क्योंकि जो SERB का जो क्राइटेरिया है जिसपे वो जजिंग करते हैं और टॉप 10 लोगों को अल्बर्टा के लिए या 25 लोगों को पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली है कि जैसे उसमें आपके होम सुपरवाइजर की प्रोफाइल, इंडियन सुपरवाइजर की प्रोफाइल देखते हैं, आपका जो वहाँ का होस्ट सुपरवाइजर है उसकी प्रोफाइल के मार्क्स हैं, फिर आपकी अपनी प्रोफाइल जिसमें आपके अभी तक के एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस, एंड उसके बाद फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल जाता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो वहाँ के जिस प्रोफेसर के आप अंडर जाना चाह रहे हैं उसके एरिया ऑफ रिसर्च से कितना मैच कर। अच्छा वारिस भाई, एक चीज़ ये बताइए, फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त नोटिफिकेशन आ गई, हाँ। अगले नेक्स्ट 15 डेज में मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आ गई, और एक कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके पास 1 से 2 अच्छे रिसर्च पेपर है, नॉट लाइक 5-6 हैं, और 2 अच्छे रिसर्च पेपर है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, तो वेदर ही शुड अप्लाई, और या फिर से एक माइंड में चलता है अरे यार 10 लोग को सिलेक्शन होना है, मेरा क्या ही होगा, ऐसे जनरल मेरे माइंड में भी ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर वेरी करता है फील्ड टू फील्ड। ओके। इसी फील्ड में ऐसा भी हो सकता है कि 8 रिसर्च पेपर वाला ना सिलेक्ट हो और 12-15 वाला सिलेक्ट हो जाए, किसी में ऐसा हो सकता है कि रिसर्च पेपर 1 वाला सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सारी फील्ड्स और सारे रिसर्च एरिया मिला करके है, तो ओके वेरी करता है एक्चुअली। तो इसीलिए अगर आप मिनिमम आपका लेवल ऑफ रिसर्च मैच कर रहा है, आपके पास में 1-2 अच्छे पब्लिकेशंस हैं, और आपकी जो रिसर्च की कंडीशन है, आपके यहाँ के होस्ट जो होम सुपरवाइजर है वो अग्री कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक 10 सीट्स में बेसिकली सिर्फ चांस लेने वाली बात है, तो अगर चांस लग गया तो अच्छा, हाउ टफ इज द कंपटीशन में? सिलेक्शन रेशियो क्या है? जैसे आपने बताया टोटल 10 सीट्स हैं। हाँ, मुझे लगता है काफी ज्यादा अभी हो गए, क्योंकि अभी इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है लोगों में। ओके। प्लस जो लोग इसमें गए तो उनके आउटपुट भी अच्छे रहे, तो इस वजह से लोग अभी मतलब काफी अवेयर हो गए हैं, तो अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि 10 सीट्स पैन इंडिया, 25 सीट्स पैन इंडिया काफी मतलब डिफिकल्ट है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वही है कि मिनिमम लेवल पे अगर आप हैं तो चांस लेने वाली है तो लेना चाहिए। तो अच्छा ये बताइए, जैसे मिनिमम वहाँ पे कितने इयर्स कितने मंथ्स आप स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पर? मैक्सिमम है 18 मंथ्स। ओके। 18 मंथ्स मैक्सिमम आप रह सकते हैं। मिनिमम जब हम लोग गए थे, अब अभी रिसेंट कॉल में कोई चेंज हो तो नहीं पता, जब सेकंड कॉल में हम लोग गए थे तो मिनिमम 6 मंथ्स था। ओके। और वो एक्सटेंडेबल था। एक्सटेंडेबल था कि जैसे मतलब मैं भी 6 मंथ्स के लिए गया था, फिर उसको हमने एक्सटेंड करा के 3 मंथ्स और एक्सटेंड किया और 9 मंथ्स वहाँ पे रहे, तो अप टू 18 मंथ्स आप रह सकते हैं, बट वो जस्टिफाइड होना चाहिए एक्सटेंड कि क्यों रह रहे हो आप। अच्छा वारिस भाई, कैसा था एक्सपीरियंस? मीन्स जैसे IIT में आपने यहाँ पे रिसर्च की, देन यू वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, तो जो वहाँ का थॉट प्रोसेस है, वहाँ का रिसर्च लैब्स हैं, मीन्स हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? नहीं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था ओवरऑल। मतलब मैं जो वहाँ पे एक रिसर्च एटमॉस्फेयर है, एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, तो दैट इज वेरी आई मीन फोकस्ड काइंड, कि वो जैसे वो मेनली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पे ही रिसर्च चल रही है वहाँ पे। ओके। और जो उनकी मेजर फंडिंग्स हैं दैट इज ऑल इन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो उनके पास हैं वो एकदम स्पेसिफिक हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, और एक फ्रीडम डिसेंट्रलाइजेशन है फैसिलिटीज, राइट, और फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू एक्सप्लोर, लर्न, वो काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। अच्छा वारिस भाई, फिर जैसे आपने ये सब स्कॉलरशिप ली वहाँ पे एज अ OVDF कैंडिडेट आप गए वहाँ पे, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? जैसे जो डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ का जैसे जो ग्रुप है जिसमें आप गए हैं, अगर उनके पास में फंडिंग है, आपका वर्क उनको पसंद आता है, उनके पास पोजीशन है, तो लोगों को वहाँ पर भी पोस्ट डॉक मिल जा रही है। लोग पोस्ट डॉक पोजीशंस ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट आफ्टर PhD। अगर मान लीजिए बाई चांस वहाँ पर नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वहाँ के रिकमेंडेशन पे यू कैन अप्लाई एनीवेयर एल्स। मतलब हमेशा के लिए आपके पास में एक अच्छा रिकमेंडेशन और आ गया, और आपके पास में कुछ नया स्किल्स आपने सीखी, तो वो आपकी एड ऑन हुई, कहीं और आपको
फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटी में हेल्प करेगी। देन आप उसको अपने पीएचडी के वाइंड अप करने में भी यूज कर बिल्कुल, सकते हो बिल्कुल। और फिर से ओके कंप्लीट करके। तो जैसे ये सब की ये ओवीडीएफ स्कॉलरशिप है, तो ये जैसे आपने कनाडा के लिए बताया, यूएसए के लिए, तो ऐसे अगर कुछ और स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट अप्लाई के, जैसे नेहरू फुलब्राइट स्कॉलरशिप होती है, तो कुछ और है? कनाडा के लिए एक इंडो शास्त्री कैनेडियन रिसर्च फेलोशिप है। ओके। वो आईआईटी जोधपुर भी 2 साल पहले उसका मेंबर बन चुका है। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ज्यादा है, सीट्स तो ऑब्वियसली कम है, लेकिन नंबर ऑफ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कैनेडियन यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा है उसमें। तो ओके। शास्त्री फेलोशिप हो गई। देन यूके के लिए न्यूटन भाभा फेलोशिप है, और यूएस के लिए नेहरू फुलब्राइट है। देन आई थिंक फ्रांस के लिए रमन चरपक है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कॉमनवेल्थ फेलोशिप है। सो फ्रेंड्स, ये जितनी भी स्कॉलरशिप वारिस भाई बता रहे हैं, इन सबकी जो डिस्क्रिप्शन की लिंक होगी ना, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आई थिंक हर 15 डेज में ये वेबसाइट आप चेक करते रहो, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ठीक है, ठीक है। तो भाई आप वहाँ से चले आए, तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि वारिस भाई 2 दिन बाद आईआईटी जोधपुर को अलविदा कह रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी पीएचडी थीसिस सबमिट कर रखी है माशाल्लाह, एंड अब यहाँ पे सारी चीज़ें इनका कंप्लीट हो गया। तो वारिस भाई, आप एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि ये आईआईटी जोधपुर जो नागौर कैंपस है, यहाँ आने से पहले ये एमबीए में हुआ करता था। तो वारिस भाई वहाँ से थे, देन ही केम टू दिस कैंपस, और स्टार्टिंग से बहुत ब्रीफ में इस कैंपस को सर जानते हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट आईआईटी जोधपुर? इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। काफी कुछ देखा हम लोगों ने, क्योंकि 1 साल हम लोग टेम्परेरी कैंपस में रहे, परमानेंट कैंपस को भी इवॉल्व होते हुए देखा। फिर कोविड फेज आया, जबकि कैंपस बिल्कुल एकदम एक लेटेंट फेज में चला गया। लेकिन अभी अच्छा, पहले आप लोग बस से आते थे ना सिटी से क्लासेस करने यहाँ पर? क्लासेस नहीं, हमारी जब पीएचडी को पहले यहाँ लाके शिफ्ट कर दिया था, तो लैब्स लगभग 2 महीना 3 महीना वहीं पर थी। तो हम लोग जाते थे इधर अपना काम करने के लिए, एंड देन यहाँ पर वापस आते थे। ओके। लेकिन अभी तो काफी कुछ कैंपस में है, और काफी डेवलप और काफी अच्छा हो गया है कैंपस। तो होपफुली आने वाले बैचेस को तो और अच्छा लगेगा यहाँ पर। हाँ। अच्छा वालिद भाई, एक चीज़ ये बताइए, जो हमारे जो आपके जूनियर्स हैं अभी, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पीएचडी में कि चलो ठीक है पेपर कैसे निकलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई एक स्टूडेंट जैसे मास्टर्स का स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, या पीएचडी में जस्ट उसने ज्वाइन किया या करने वाला है, तो उसको कुछ एडवाइस देंगे कि कुछ मिस्टेक, जैसे इंसान कोई गलतियाँ करता है ना, तो वो कहता है यार अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो शायद ये गलतियाँ मैं ना कर, तो और बेटर हो सकता था। वो वक्त बीतने के बाद एहसास होता है। तो ऐसी कोई 2 एडवाइस आप जूनियर्स को देना चाहें? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपने सुपरवाइजर पे आप फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, जिसके अंदर आपने पीएचडी ज्वाइन किया है। राइट। वो कोई रिसर्च प्रॉब्लम आपको देते हैं या किसी एरिया ऑफ रिसर्च में आपको डालते हैं, तो वो एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि पीएचडी करने से ज़्यादा पीएचडी कराना मुश्किल है। तो इफ इज गोइंग इनटू दैट फील्ड, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है। सेकंड, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी भी पीरियड में ये मत सोचें कि काम नहीं हो रहा है तो वो टाइम पीरियड आप और लेथार्जिक होकर बर्बाद कर दे। इट हैज टू बी अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। और हो सकता है कि जिस टाइम आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क या सिमुलेशन वर्क नहीं चल रहा हो, आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, राइट, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको एक अच्छा रिव्यू पेपर लिखने में हेल्प करे, या आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करे। कल को आपको थीसिस जब आप अपनी लिखेंगे, तो आपको लिटरेचर रिव्यू उसमें आपको लिखने में हेल्प करेगा। राइट। तो इट हैज टू बी अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एंड नो मैटर कि क्या सिचुएशन होती है, आप कितना अप्स एंड डाउन फेजेस में जाते हैं, वो एक स्लो पेस, फास्ट पेस पे वो चीज चलती रहनी चाहिए। इट शुड नेवर स्टॉप इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीएचडी, क्योंकि जैसे ही आप रुके तो आप आउट ऑफ द गेम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो आप इस स्टेज पे अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। तो मींस जो भी है करते रहो, बस फेलियर्स आएंगे, लेकिन यू हैव टू ओवरकम। फेजेस आएंगे, मतलब पीएचडी में फेजेस ही मेन है। सारे पूरे ग्राफ टाइप का है कि अप्स एंड डाउन्स वाले फेजेस कंटिन्यूअस आते रहेंगे। तो लेकिन ठीक है, वो डाउन वाले फेज में खुद को कंपोज एंड काम रख के कुछ करते रहना है। मेन काम छोड़ दिया, पेपर्स पढ़ रहे हैं, अपने आप को बिजी रखना है, पर टॉपिक कुछ ना कुछ करते रहना है, एरिया से दूर नहीं होना है, बस ये कोशिश करना है। तो दोस्तों आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप से थी वो मैंने आपको बता दी। तो वारिस भाई, जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टोरल के लिए अगर आप पीडीएफ पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉरेन में भी हैं, तो ऑब्वियसली बात है लोग रेफर करते हैं कि बाहर चले जाएं। तो एक बेसिक जो आजकल का जो क्राइटेरिया चल रहा है, नॉट ओनली फॉर योर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जो एक सिनेरियो इस वक्त करेंटली क्या चल रहा है आपके पर्सपेक्टिव में, कि
बाहर के जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे एक होता है ना कि जैसे आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो दे वांट समथिंग, सम स्किल्स, बिल्कुल। तो वो स्किल्स बेसिकली व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आप रह के आए हो वहाँ पे 1 साल, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस कि फॉरेन प्रोफेसर्स जो हैं वो एक कैंडिडेट में, एक पीएचडी स्कॉलर में देखना क्या चाहते तो हैं? जब एक पीएचडी स्कॉलर जाता है बाहर पीएचडी करने, तो वो बेसिकली स्टूडेंट है। ठीक तो है। उससे उसके सुपरवाइजर को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट नहीं होती है। ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि ये आया है, मैंने लिया है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जब हाँ, आप हाँ। पोस्ट डॉक पोजीशन पे जाते हैं एज अ पोस्ट डॉक रिसर्च एसोसिएट, तो आप एक तरीके से वहाँ एम्प्लॉयड हो गए, आपकी जॉब है वो। राइट राइट। Professor is like from his research funding, university is paying you a decent amount of salary As an to get- employee, हाँ, you are an employee over there. Right. They are paying you a decent amount of salary ताकि जो भी इंडस्ट्रियल कमिटमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो टाइमली डिलीवर हो सके। राइट। तो उनको प्रॉब्लम सॉल्वर लोग चाहिए ओके। पोस्ट डॉक में। दे डोंट वांट टू हैव समवन की जो मतलब कि प्रॉब्लम लेकर के उन तक है, rather they want someone की जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि you should have a wide exposure to different skills of your research area. ऑफ योर डोमेन जिसके लिए आप गए हो, बिल्कुल, अप्लाई मतलब किए जिसकी- जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है उससे रिलेटेड। सेकंड, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके। एंड थर्ड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग बहुत शायद बाद में रियलाइज करते हैं, जब कभी कभी मिल भी जाता है पोस्ट डॉक पोजीशन, कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च शुड नॉट बी वेरी फार अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ रिसर्च जहां आप जा रहे हो। उसमें Okay. कॉन्करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। वो दोनों को फिर कंफर्टेबल पोजीशन में रखती है, आपके सुपरवाइजर को भी और आपको भी। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। और दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो वारिस भाई भी रोज़े से हैं, मैं भी रोज़े से हूँ, लेकिन अब वारिस भाई 2 दिन बाद चले जाएंगे और टाइम बाकी नहीं मिलता है। तो हम लोग अभी जोधपुर क्लब में हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, बिकॉज कई सारी क्वेरीज आपके पास आती हैं कि वारिस भाई आप कैसे गए, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, चैलेंजेस क्या होती हैं, तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे अब तो हम लोग, अब तो मैं कहता जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जर्मनी में, कोई यूएस में है, अब मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ कनाडा में भी अपना एक जानने वाला है, तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? मीन्स नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूट, मीन्स हाउ इज कनाडा एंड एवरीथिंग, जो हम लोग यहाँ से बैठ के देखते नहीं, हैं। अच्छी लाइफ है, घूमने की बहुत जगह है। प्लस जब आप पहली बार जाते हैं तो आप स्नो देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ टेम्परेचर रेंजेस अप टू -40। ओके, तो यहाँ हम लोग +50 में है, वहाँ -40, तो नियरली 100 डिग्री का स्कैन करते हैं। ड्रास्टिक हम लोग चेंज है पूरा। वहाँ पे। तो वो सब अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। प्लस जब आप पहली बार जाते हैं तो वहाँ पे आपको खाना खुद बनाना है, आपकी डिपेंडेंसी मतलब किसी पे भी नहीं है। तो वो प्लस अच्छा से एडमिंटन बेसिकली मैं बात करूँ जहाँ पे मैं था, तो बहुत ही स्लो, बहुत ही पीसफुल और नाइस सिटी है। तो एलुमनाइज भी मिलते होंगे, मीन्स जैसे आईआईटी रुड़की या मीन्स किसी और आईआईटीज की भी, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी हेल्प हो जाती है? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड, अगर आपके रिसर्च ग्रुप में कोई इंडियन है, अच्छे माइंडसेट का, अच्छे अप्रोच का है, तो मोस्टली वो आपको किसी ना किसी आईआईटी का मिलेगा। तो अगर लैब्स में वहाँ पर है तो एक अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बन जाता है। नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आपको एडजस्ट होने स्टार्टिंग में, राइट। क्योंकि लोग दूसरे नेशनलिटी के काफी रिजर्व्ड और फोकस टाइप के होते हैं। right, दे डोंट बिलीव इन मच ऑफ सोशलाइजिंग विद अदर पीपल। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका डिफरेंट नेशन के लोगों के साथ में एक फ्रेंड सर्किल बनता है और फिर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आपको आने के टाइम में वो जगह छोड़ने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्कुल, बॉन्डिंग हो जाती वो है। आने के बाद भी आपके वो कन्वर्सेशंस वो वहाँ के डिफरेंट कंट्री के लोगों से जो चलती रहती है, तो एक अच्छा एक्सपोजर है ओवरऑल। मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड रिसर्च भी, फ्रॉम लाइफ पर्सपेक्टिव भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और ज्यादा लोगों को जाना चाहिए। सो एटलीस्ट वी शुड अप्लाई, होना नहीं होना वो तो बात की बात जितनी है। भी फेलोशिप्स हैं उसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई, यू शुड Right. ट्राई फॉर इट। और इसको आप वेबसाइट्स को हमेशा चेक करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं ये सारी चीज़ें, आप उसे देख लेना। एंड वारिस भाई, अच्छा अगर आपको वारिस भाई से कोई हेल्प चाहिए इन केस और इनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, कोई स्पॉन्सर इस फेलोशिप आती तो अपडेट करते रहते हैं ये, तो आप वहाँ से इनसे कनेक्ट हो सकते हैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से। और आप कनाडा जाके 2-4 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़वा देना। और मेरे व्यूवरशिप में ना कुछ जैसे 2 से 3% ना मेरे फॉरेन के भी व्यूवर्स हैं, तो कुछ यूएस के हैं, कुछ सऊदीया के हैं, कुछ नेपाल के भी हैं, तो आप कनाडा से भी व्यूज आएंगे। नहीं बिल्कुल, और 2-4 बढ़ा देना। चैनल तो शुरू से देखते रहे, अच्छा ग्रो किया है और आप अच्छी वीडियोस, मेनली बहुत अच्छा आईआईटी जोधपुर कैंपस को आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ से जाने के बाद भी हम लोग देखते रहेंगे और टच नहीं छूटेगा आईआईटी जोधपुर से। राइट। कौन सा इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड थैंक यू वारिस भाई आपके इस टाइम के लिए। और
रोजे में आपने वक्त निकाला और ये सबके लिए काम आएगा। ये ऑल नॉट ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ IIT जोधपुर, इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम एनी फील्ड, सो ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल होगी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और डेफिनेटली मतलब इट्स वाज अ प्लेजर फॉर मी टू कि आपके इस पे आकर के और लोगों को वो मतलब अपनी चीज़ें बताना। मैंने एक्चुअली कई दिनों से प्लान कर रखा था, हम लोग व्हाट्सएप पे टच पे रहते थे कि वारिस भाई आप जल्दी आओ तो आपका एक इंटरव्यू लेते हैं, एंड फाइनली वो दिन आज आ गया। सो आई थिंक जाने के बाद से ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे आपकी जब आप जैसे आएंगे तो हाँ, हाँ, ये नहीं एक्चुअली वो कोविड टाइम था ना, तो कोविड टाइम पे आप वहाँ चले गए थे, फिर से मैं अपने घर चला गया था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप आइए तो मैं जल्दी आपका इंटरव्यू लेते हैं। ये मोर ऑफ इंटरेक्शन है एंड आप मतलब आई थिंक काफ़ी लोगों को जो भी जानकारी है इससे मिलेंगी तो विल हेल्प एवरीबॉडी। राइट राइट। सो अब 2 दिन बाद आप जा रहे हो, बस तो अलविदा कहना है अब IIT जोधपुर को। ओके देन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स जो फॉरेन जाने के लिए उसकी मैं डिस्कशन करता रहूँगा। अभी एक मेरा नया सीरीज़ आने वाला है, डेट इज़ PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो उसके कुछ स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक इंटरव्यू बनाने वाला हूँ। और किस डिपार्टमेंट से, किस फील्ड से रिलेटेड आपको वीडियोज़ देखने हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ। और ये सर्व फेलोशिप या जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम वारिस भाई के हेल्प से। सो और आप इनसे लिंक्डइन के प्रोफाइल से आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। वारिस भाई के बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, बाय।